आज के लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग अधिक से अधिक शेयर करें इसे। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान है। इसका न्याय प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत न्याय को जन जन तक पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है और सभी को न्याय की जानकारी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए एनडीएस निरंतर प्रयत्नशील है। अब न्याय धर्म सभा एक राजनैतिक दल के रूप में भी काम कर रही है। तो आप सब जानते हैं कि न्याय एक सामाजिक और राजनैतिक विषय है, राष्ट्रीय मामला है। न्याय राष्ट्रीय मंदिर भी है। जितने भी न्यायालय हैं सब राष्ट्र के मंदिर हैं। न्याय यदि धर्म है तो इसका मंदिर न्यायालय होगा निश्चित रूप से, और न्याय विधान जो है वही इसका धर्म ग्रंथ है। न्यायाधीश इसका निश्चित रूप से इष्ट देवता है। यदि न्यायशील निष्पक्ष न्यायकारी लोगों को विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका में नियुक्त किया जा सके तो न्याय सुनिश्चित रहता है। फिर भी इसको क्रॉस चेक करने के लिए महालोकतंत्र आवश्यक है। तो न्यायशील महालोकतंत्र जो है वो न्याय की सुनिश्चित गारंटी है। एक ऐसी गारंटी जो न्याय को पूरी तरह से सुनिश्चित करती हो। लोकतंत्र यदि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो तो विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका जो शासन के तीन अंग हैं वो तीनों न्यायशील हो जाते हैं। न्याय रूपी धर्म उन तीनों की न्यायशीलता पर ही आश्रित है। यदि विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका को न्यायशील बनाना है किसी भी राष्ट्र में, तो उसे महालोकतंत्र के द्वादश मताधिकारों को स्वीकार करना होगा। द्वादश मताधिकार जनता को प्राप्त होते हैं तो जन सहमति से शासन चलने लगता है। तभी उसे गणतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ऐसे नामों से जाना जा सकता है। जो जनमत पर आधारित हो, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका यदि तीनों जनमत पर आधारित हो तो निश्चित रूप से किसी भी देश में लोकतंत्र कायम हो सकता है। और लोकतंत्र है तो ये न्यायतंत्र ही समझो। लोकतंत्र अगर अपने वास्तविक स्वरूप में हो तो न्याय प्रतिष्ठित ही रहेगा, क्योंकि जनहित की रक्षा ही न्याय का उद्देश्य है कि जनता के बीच में, किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच में
समुचित हिताधिकार प्रतिष्ठित रहें, निष्पक्ष रूप से। जो एक नागरिक का हिताधिकार है वही दूसरे नागरिक का हिताधिकार सिद्ध होता रहे। नागरिकों के बीच में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये प्रतिष्ठित रहे। इसके लिए महालोकतंत्र आवश्यक है। जनता की भागीदारी के बिना जनहित को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जनहित यदि सुरक्षित नहीं होता तो किसी शासन का कोई अर्थ नहीं है। शासन एक प्रकार की गुंडागर्दी समझ लें कि चंद लोग मालिक बन जाएंगे, शासक माने मालिक हो जाएगा और शासित माने गुलाम हो जाएगा। जबकि ये गुरु शिष्य की भांति कि नेतृत्व करता जो है वो मार्गदर्शक कहलाता है। आपका नेतृत्व करता है, आगे आगे चलता है, आपका नेत्र बनके जो आपके आगे चलता है रास्ता दिखाने का काम करता है, इसीलिए उसको मार्गदर्शक भी कहते हैं। तो जो आपसे बड़ा है, आपसे ज्यादा व्यापक है, आपसे ज्यादा विकसित है, आपसे ज्यादा सत्यात्मक है, आपसे ज्यादा सर्वात्मक है, आपसे ज्यादा समदर्शी है, आपसे ज्यादा निष्पक्ष न्यायकारी है, उसको आप अपना नेता मान लेते हैं और वो नेतृत्व करता है और उसके दिखाए हुए रास्ते पर आप बिना ठोकर खाए अपने पैरों को चलाते रहते हैं। पूरे राष्ट्र में सभी लोग ऐसे न्यायकारी नेतृत्ववान हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती। तो फिर कैसे नेतृत्व कैसे होगा? फिर समाज में जैसे कि सभी लोग, ना बच्चे रहते हैं, ना सभी लोग जवान रहते हैं, ना सभी लोग वृद्ध होते हैं, एक साथ ऐसा संभव नहीं। उसी तरह से समाज में यह भी संभव नहीं है कि एक साथ सभी लोग शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चेतनात्मक विकास जैसी अवस्था प्राप्त कर लें। सभी मनुष्यों में एक साथ शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, चेतनात्मक सामर्थ्य ऐसे विकसित हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। मानव जीवन विकास यात्रा 4 आयामी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। समाज में 4 प्रकार के कर्म भी हैं: कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। शरीर में जो क्रिया शक्ति है उससे कृषि कर्म हो सकता है। मन में जो तर्क शक्ति है, वाक शक्ति है, कल्पना शक्ति है, इस तार्किकता के द्वारा, इस वाक्पटुता के द्वारा वाणिज्य कर्म संभव है। चूंकि वाणी के द्वारा ही वाणिज्य कर्म होता है, इसीलिए उसके लिए वाणी की सामर्थ्य आवश्यक होती है। शारीरिक विकास के बाद ही मानसिक विकास होने पर मनुष्य में तार्किकता, विचारशीलता, कल्पनाशीलता, वाक्पटुता यानी वाणी की सामर्थ्य का उदय होता है। अब आप देखें कि फिजिकल डेवलपमेंट के पश्चात मेंटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पहले आपकी इंद्रियां विकसित हों, फिर इंद्रियों के माध्यम से मन का विकास होता है। आपकी आंख, नाक, कान, मुंह यदि ठीक से काम ना करें तो आप शिक्षित नहीं हो सकते। पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल, कान से कुछ सुनेंगे नहीं तो शब्द जाएगा नहीं अंदर, तो मन में तर्क कहां से उत्पन्न होगा, वाणी कहां से उत्पन्न होगी। यदि आपकी आंख, नाक, कान बंद हो, इंद्रियां आपकी काम ना कर रही हो, तो आप मानसिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। और इस दुनिया में जिनका भी ऐन्द्रिक विकास नहीं है, इंद्रियां जिनकी विकसित नहीं है, तो आप देखें
वो मानसिक रूप से विकसित नहीं पाए जाते, मेंटली वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। जन्मतः ही जो इंद्रियों का लाभ जिन्हें प्राप्त नहीं है या वो प्रॉपर विकसित नहीं है, तो वे लोग शिक्षित नहीं हो पाते, उनका शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। ऐसी दशा में जब आंख भी ना काम करे तो आप कैसे देखेंगे, और कान भी ना काम करे तो कैसे सुनेंगे। तो आपको कोई हियरिंग एड, कोई नेत्र नकली कहीं से कोई कैमरा आंख में फिट करना पड़ेगा, बहुत अल्टरनेट कोई आपकी जरूरत होगी, विकल्प ढूंढेंगे। अगर ऐन्द्रिक विकास नहीं है तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। मानसिक विकास नहीं होगा तो आपके अंदर तर्क का जन्म नहीं होगा, वाक्पटुता उत्पन्न नहीं होगी, विचारशीलता आएगी नहीं। जब वाक्पटुता नहीं है, मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं है, तो आप वाणिज्य कर्म करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। तो यह निश्चित बात है लगभग कि ऐन्द्रिक विकास के बाद यानी शारीरिक विकास के बाद जब अंगों इंद्रियों का ठीक से विकास हो जाए तो आपके मानसिक विकास की क्रिया प्रारंभ हो सकती है, शुरुआत की जा सकती है। उसके लिए आपको स्कूल भेजना पड़ता है। घर में आप फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको शिक्षा की जरूरत होगी। और शिक्षा चूंकि स्कूलों से संबंधित है, वहां शिक्षक चाहिए हर विषय की। घर में हर विषय की ज्ञाता तो उत्पन्न हो नहीं जाएगी सबकी, तो लोगों को घर से बाहर विद्यालय की तरफ जाना होगा। तो हाउसिंग से स्कूलिंग की तरफ गति करने पर आपका मानसिक विकास होता है, तो दूसरे प्रकार की सामर्थ्य का उदय होता है। शरीर में क्रिया शक्ति तो हो सकती है, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य में मानसिक सामर्थ्य नहीं। शरीर तो हाथी के पास ही हो, बैलों के पास बहुत है, घोड़ों के पास बहुत है, ऊंटों के पास बहुत है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। उनकी कोई भी क्रिया बहुत बौद्धिक नहीं है। किसी में काम करे भी तो इतनी अल्प मात्रा में बुद्धि होती है कि लगभग नगण्य होती है। उनमें कोई तार्किकता नहीं होती, कल्पनाशीलता नहीं होती, किसी चीज को समझना उन्हें मुश्किल होता है कि 2 में 2 जोड़ने से 4 कैसे होगा। ये कोई भी बंदर, भालू, ऊंट, हाथी, गाय, भैंस नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में ये जो मानसिक सामर्थ्य है उनकी अधूरी रह जाती है। तो मनुष्येतर कोई भी प्राणी जो है वो इतना वाक्पटु नहीं देखा गया। ये जो वाणी की सामर्थ्य है ये केवल मनुष्य में क्यों है? पूरी पृथ्वी पर एक ही ऐसा प्राणी है जो अतिशय तार्किक है। इनमें कौन तार्किक है? जिसकी स्कूलिंग प्रॉपर हुई है, अथवा जो पढ़े लिखों के संपर्क में रहता हो। शिक्षितों के संपर्क में रहे तो वो भी थोड़ा बहुत हवा उसको भी लग जाती। वातावरण बौद्धिक विकास में भी सहायक है। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि अधिकांश लोगों का मानसिक विकास किया जा सके। शिक्षा के वातावरण में उनको फेल करके बाहर मत करो, वातावरण में रहने दो। उसका जो परिवेश है, उसका जो पर्यावरण है, उसका जो वातावरण है स्कूल का, वो शिक्षा के अनुकूल है, बौद्धिक विकास के, मानसिक विकास के अनुकूल। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का परिष्कार यदि करना है, पशुता से उसको ऊपर उठाना है, शारीरिक विकास से ऊपर ले जाना है, तो आपको स्कूलिंग पे ध्यान देना होगा एंड एजुकेशन टू ऑल का आपको प्रोविजन करना होगा। तो मनुष्य के मानसिक विकास की पहली सामर्थ्य, ये संकेत मनुष्य के इस नामकरण में भी दिया हुआ है कि मनुष्य तत्व से मनुष्य बना हुआ है। मन के बिना कोई मानव नहीं हो सकता। तो मानवीय जो जरूरत है वो शिक्षा इसके नामकरण से ही। तो ये जो मानव प्रजाति है पूरी,
ये मन वाली है, मनवान है। मन इसमें काम कर सकता है बशर्ते कि इसको शिक्षित किया जाए। मानसिक विकास के लिए जो आवश्यक विषय हैं, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, ये चारों विषय इसको पढ़ाए जाने से इसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परिष्कृत हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा और ये पशुता से ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि मनुष्य का मानसिक विकास हो तो आपको स्कूलिंग फॉर ऑल, एजुकेशन टू ऑल का प्रोविजन करना होगा। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य बनानी पड़ेगी और जो जितना पढ़ पाता है उतना अपनी पढ़े, लेकिन उसको अनिवार्य रूप से स्कूल में पूरे 25 वर्ष तक शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि वो अपने मानसिक विकास को अंजाम दे सके। फिर इसके पश्चात जिन जिन लोगों का ये मानसिक विकास हुआ है उनका भावनात्मक विकास आप कर सकते हैं। भावनात्मक विकास का आधार सद्गुण है। सद्गुण को उत्पन्न करने के लिए सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है। सद्ज्ञान जिसमें जागेगा तो सद्ज्ञान तो मन में ही होगा। ज्ञान का संबंध बुद्धि से है तो उसको जो बोध होता है कि 2 + 2 = 4 ही होगा। ये जो निश्चय परक जो बोध है यही आपको सही और गलत में निश्चितता उत्पन्न करता है। आप अगर तार्किक दृष्टि से ये बता सकते हैं कि 2 में 2 जोड़ने से 4 कैसे हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। इस तर्क को देने की क्षमता केवल मनुष्य में है, वो भी जिसका मानसिक विकास ठीक से हो गया है। बाकी लोग नहीं दे सकते। लाखों की संख्या में प्राणी हैं इस संसार में, कोई भी इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि 2 में 2 जोड़ने से 4 कैसे हो जाता है। ये बोध का विषय है। इसीलिए कहा जाता है सांख्य योगो पृथक बाला प्रोदंती न पंडिता। ये सांख्य मार्ग है, संख्याओं पर आधारित बौद्धिक विकास है। अगर आप किसी को गणित नहीं पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं तो उसका बौद्धिक विकास कमजोर रहेगा। भाषा नहीं पढ़ाएंगे तो मनन शक्ति माने विचार शक्ति उसकी काम नहीं करेगी, तर्क शक्ति काम नहीं करेगी। और अगर आप उसको गणित नहीं पढ़ाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बोध शक्ति जो है वो कमजोर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में ये विषय भाषा और गणित ये दोनों मन और बुद्धि के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों विषयों को प्रायः दुनिया के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसके पश्चात तीसरा नंबर होता है चित्त का, जिसे स्मृति कहते हैं। स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए, याददाश्त का विकास करने के लिए, मेमोरी पावर का विकास करने के लिए आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता होती है। बहुत सी जनरल स्टडीज की आवश्यकता है। उसमें कुछ शब्द और कुछ आंकड़े आपको पढ़ाए जाते रहते हैं लगातार, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे तमाम विषय जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाए जाते हैं। उसमें बहुत सी जानकारियां आपको दी जाती हैं, आपकी स्मृति में वो सब चीजें डाली जाती हैं। इसी आधार पे आप अपने मन और अपनी बुद्धि का उपयोग कर पाएंगे। मन और बुद्धि जाग जाएं लेकिन उनको चारा ना मिले स्मृति में। स्मृति में अधिक से अधिक शब्द, अधिक से अधिक आंकड़े हों तो मन और बुद्धि बहुत सारे इसी मसाले का उपयोग करके और बहुत सारी बातें कर पाते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं। यदि स्मृति में इतनी सारी इंफॉर्मेशन न डाली जाए तो मन और बुद्धि की उपयोगिता नहीं हो पाएगी, सीमित रह जाएगी। फिर इसके पश्चात आपको दर्शन पढ़ाने की जरूरत होती है ताकि आपका अहंकार जो है वो भी शुद्ध हो जाए। अहंकार को स्वाभिमान बनाने से पहले दर्शन पढ़ा दो, नहीं तो स्वयं
के रूपरेखा को बोध करके, और इतना ही उसका बोध रह जाएगा कि ये शरीर की सीमा तक वो सीमित है। तो इसी की जो आदतें हैं, जो इच्छाएं हैं, इसी की उपासना वो प्रारंभ कर देगा। तो स्वयं की इच्छाओं का ही गुलाम होकर रह जाएगा, तो वो पार को स्वीकार नहीं कर पाएगा। दर्शन ये कहता है कि एक है तत्व रचा संसार, ये सारा जगत एक ही तत्व से बना है, एक ही ब्रह्म तत्व से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। वो एक ही तत्व आकाश के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्नि, अग्निर्जला, जलात पृथ्वी। ये क्रमशः वो एक ही तत्व इन पंच तत्वों में विकसित होकर के व्याप्त हो जाता है। फिर इन पंच तत्वों के तालमेल से संपूर्ण जड़ वस्तुओं का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात वृक्ष वनस्पतियों का निर्माण होता है, फिर इसके पश्चात जीव जंतुओं का निर्माण होता है, फिर इसके पश्चात मनुष्य का। अब आप देखें, ये क्रमबद्ध एक विकास यात्रा है सृष्टि की। ये दर्शन लेकिन आपको पढ़ाता है। दर्शन पूरी दुनिया में जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक लोग अपने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे, और जो जितने में सीमित हो जाएगा उतने तक की अपनी मान्यता के लिए लड़ता रहेगा। अभी देखिए आप, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। पहले कहते हैं ये दोनों एक ही थे, भारत पाकिस्तान पहले एक ही देश थे, अब ये लड़ रहे हैं। आधा कश्मीर इधर, आधा कश्मीर उधर, दोनों लड़ रहे हैं। वो उधर का कश्मीर चाहता है, ये उधर का कश्मीर चाहता है। और ये नहीं सोचते हैं कि जब पूरा देश ही उधर गया तो ये दोनों को मिलाओ, बात खत्म करो। विखंडन करोगे और फिर उतने का स्वा घोषित कर लोगे और उससे बाहर वाले को पर घोषित कर दोगे, फिर अड़ोसी हो जाओगे तुम और वो पड़ोसी हो जाएगा। फिर अड़ोसी पड़ोसी लड़ोगे, फिर यूक्रेन और रूस लड़ोगे, भारत पाकिस्तान लड़ोगे, ईरान इराक लड़ोगे। जबकि ये तो वसुधैव कुटुंब दर्शन कहता है कि विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम ही सत्य है, ब्रह्मांड मंडलम सत्य है। ये सारा ब्रह्मांड मंडलम, यूनिवर्स इज यूनिफाइड, इसमें एकात्मता है। आप सोचते हैं पृथ्वी का सूरज से कोई संबंध नहीं, तो ठीक है, सूरज की बटन ऑफ करके देख लो, कोई स्विच लगा लो जिससे आप हो जाता हो सूरज। फिर देखोगे तो पृथ्वी की सारी गति ही खत्म हो गई, सारी हलचल रुक गई, नदियों का प्रवाह रुक गया, सारी ऋतुएं समाप्त हो गई। शरद, गर्म, शीत, ताप सब गायब हो गया आपका। फिर कैसे करोगे? ना नदी बहेगी, ना समुद्र दिखाई देगा, ना कोई वृक्ष वनस्पति बढ़ता हुआ दिखेगा, ना कोई फूलेगा, ना फलेगा, ना कुछ होगा, ना जीव जंतु कोई उत्पन्न होंगे, ना बचेंगे, सब जड़ हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे सूरज की बटन ऑफ करते ही। इसका मतलब ये सब एक सामंजस्य में है। यहां एक ने ही आधा इधर आधा उधर करके सब चीज सेट कर रखा है। आधे खिलाड़ी इधर आधे खिलाड़ी उधर हो गए और मैच चालू। लेकिन ये प्रतिद्वंदिता ना बन पाए, प्रतियोगिता बनी रहे इनके बीच में, राइवलरी ना बन पाए, कंपटीशन बना रहे। तो कंपीट करें आप, राइवल ना बने, कंपटीटर बन जाएं, प्रतियोगी बन जाएं। प्रतियोग माने होता है प्रति माने दूसरे के साथ, योग माने जुड़ना, तो दूसरे से जुड़ने के लिए। मैच माने होता है मिलान, मिलना, तो मैच करो, मेल करो। नहीं, आप तो मैच की जगह आप कुश्ती लड़ रहे हैं। तो कुश्त नहीं करना है, मैच करना है, मिलान करें, योग करें। योग में संघर्ष नहीं, द्वंद्व में संघर्ष, प्रतिद्वंदी नहीं प्रतियोगी बने।
लेकिन ये कब समझ आएगी? जब आपको दर्शन पढ़ाया जाएगा। दर्शन कहता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सारा जितना मैटर है ये सब इलेक्ट्रिक सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो सब की सब ऊर्जा है। ऊर्जा ही पदार्थ को अपना बैठा है। पदार्थ को आप विखंडित करके ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। आणविक थ्योरी सबको समझ में आ गई। और ऊर्जा को घनीभूत करके आप वापस पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक ही वो सब एनर्जी का ही सघन रूप है सारा जगत है। दूसरा बचा कौन? और सारी ऊर्जा स्पेस से उद्भूत होती है। जहां जहां स्पेस सारा है सब जगह वो ऊर्जावान है। स्पेस की तरंग ही विद्युत है। तो जहां जहां नाभिक होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता रहे। जैसे फूलों से खुशबू, जैसे सूर्य से प्रकाश ऑटोमेटिकली निकलती रहती, ऐसे ही स्पेस से एनर्जी। तो जहां कहीं शुद्ध स्पेस होगा वहां पर एनर्जी अपने आप तरंगायित होने लगेगी उसमें। और वो ऊर्जा सघन होकर के पदार्थ में परिवर्तित होती रहेगी। और पंच पदार्थों का निर्माण होता रहेगा। फिर पंच पदार्थों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच तत्वों से सभी वस्तुएं निर्मित होने लगेंगी। उससे पत्थर बनेगा, उससे लोहा बनेगा, उससे तांबा बनेगा, पीतल बनेगा, लकड़ी बनेगा, हड्डी बनेगी। कितनी चीज जाने कितनी वस्तुएं बनती चली जाएंगी। फिर जहां पे पंचतत्वों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना, वृक्ष वनस्पति। जहां पानी, हवा और अग्नि का प्रभाव है, पृथ्वी तत्व का प्रभाव, वहां देखो इनके कॉम्बिनेशन अगर कहीं बन रहा है तो अपने आप काई जमने लगती। कौन बीज लाके बो रहा है? दीवार पे भी यहां पे आपके कहीं पानी रिस रहा हो तो थोड़े दिनों में ग्रीनरी आपको दिखाई देगी दीवार पे। तो उसमें देखोगे तो करोड़ों की संख्या में उसमें पौधे रहते हैं। वो फूलते फलते सब कुछ करते हैं। काई का आप एक टुकड़ा निकाल के देखें, उसको ठीक से लेंस से देखें, वैसे भी सामान्य आंखों से भी दिख जाता है। उसमें पौधे ही पौधे, 1 स्क्वायर इंच में भी बहुत सारे पौधे होते हैं। उनको सबको निकाल के अलग अलग भी लगा सकते हो। तो उतने सारे पौधों का बीज लाता कौन है? कहां से आ जाता है? ये सब विचार नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का प्रतिफलन है। तो आप जब देखेंगे कि ये पहले तो ये पंचतत्व दर्शन आप ठीक से पढ़ा दें तो ये तत्व दर्शन पढ़ते ही आप पूरा का पूरा आपको ख्याल में आ जाता है कि अच्छा ये सारा जगत ऐसा है। बस आप ये समझ जाते हैं कि आप और आपका पड़ोसी दोनों एक हैं। जिस तत्व के आप बने हैं वही वो भी। जैसे कि कोई स्वर्णकार एक ही सोने के पिंड से उसे पिघला के उसी में से अंगूठी बना दे, चेन बना दे, कंगन बना दे, फिर क्या होगा? वो सब अपने को अलग अलग आकार प्रकार के देखेंगे। उनका नाम भी अलग रहेगा, उनका रूप भी, डिजाइन अलग रहेगा, उनका गुण उपयोग भी अलग रहेगा। तो वो सब एक दूसरे से भिन्न मान करके और एक दूसरे से लड़ने लगे। बस यहीं से संघर्ष, युद्ध, प्रतिद्वंदिता, कुछ तो अज्ञान के द्वारा प्रतिद्वंदिता उत्पन्न होती है और सत्ज्ञान के द्वारा प्रतियोगिता। दर्शन कहता है राइवल मत बनो, कंपीट करो, प्रतियोगी बनो, कंपीटर बनो। लेकिन ये दर्शन पढ़ोगे तब तो। दर्शन पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाया जा रहा है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ये सत्य की खोज के लिए नहीं,
इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं शक्ति की खोज के लिए। इससे शक्ति कैसे जनरेट हो उसके जरिए ये आणविक थ्योरी बना रहे हैं। उसके जरिए यदि आपको यह पता चल जाए कि इससे सत्य का भी उद्घाटन हो जाता है कि सत्य यह है कि इस दुनिया में फिर तो जब सब ऊर्जा ही है तो लड़ क्यों रहे हम लोग आपस में। वही ऊर्जा इस बैटरी में भर दो, वही ऊर्जा उस बैटरी में भर दो, हजारों बैटरियां बना दो। हर मोबाइल की बैटरी लगी हुई है और हर मोबाइल में एक ऊर्जा की कोई मात्रा भरी हुई। हर एक शरीर उसी बैटरी से चल रहा है जिसमें जितनी ऊर्जा सांसों के जरिए अंदर जाती है, एनर्जी, प्राणवायु, वायु में प्राण व्याप्त रहता है, वो अंदर जाके और ऑक्सीजन बर्न होता है, बर्न होकर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और उस ऊर्जा से आप देखते हैं, ऊर्जा के बल से सुनते हैं, ऊर्जा के बल से आप बोलते हैं, ऊर्जा के बल से आप चलते हैं, ऊर्जा के बल से आपका हृदय धड़कता है, ऊर्जा के बल से, ऊर्जा के द्वारा ही, ऊर्जा के सामर्थ्य के द्वारा ही सारी एक्टिविटी आपकी हो रही है। और यही हाल सबका है। तो आप लोग दो कहां हैं? उसी वायु को अंदर उसमें घुसना है, उसी वायु को अंदर इसके घुस के ऊर्जा बनना है, ऊर्जा बन के और ये सारी चीजें चलाना है। तो दूसरा कौन चला रहा है? वही प्राण है, वही आत्मा है, वही आकाश आत्मा और वही प्राणवायु सबको धारण किए हुए। आंख से देखने वाला और देखने की ताकत जो है वो प्राणवायु है, और देखने वाला जो है वो आकाश आत्मा है, स्पेस है। तो अब आप देखिए, अगर ये दर्शन ठीक से पढ़ा दिया जाए तो भाषा गणित संज्ञान दर्शन पढ़ते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाता है। अहंकार तब स्वात्मक ना होकर के सर्वात्मक हो जाता है। फिर इसका परिणाम यह होता है कि आप विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लगते हैं। दूसरे अपने पड़ोसी के लिए भी अपने दरवाजे आप खोल सकते हैं। सारी दुनिया को आप एक कुटुंबकम में परिवर्तित कर सकते हैं। हम लोग बसा भी रहे, देव सभ्यता बसा दो, सारी दुनिया को एक परिवार बना दो और सबके लिए खुला रखो। जो अंदर आना चाहे आ जाए, जो बाहर जाना चाहे वो बाहर चला जाए। एक पारिवारिक घोषणा, क्योंकि सत्य जब यही है तो बाहर रह के क्या करेंगे? दूसरों से लड़के क्या करेंगे? दूसरों से संघर्ष करके क्या करेंगे? तो जब आप इन चीजों को देख लेते हैं कि समाज में दूसरा कोई नहीं, तो युद्ध रुकने लगते हैं। फिर यूक्रेन और रूस क्यों लड़े? यूक्रेन जबरदस्ती जिद कर रहा है कि अरे भाई, रूस बड़ा भाई है, उससे लड़के भी तुम क्या करोगे? उसको बोलो कि भैया हमको कोई आंख दिखाए तो बल्कि आप उसको रोकना। लेकिन आप बोलने की स्वाभिमान बस हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं कि अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। काहे लड़ोगे? रूस में जितने नागरिक वहां रह रहे हैं तो कौन से दुखी हैं भाई? तुम भी रूस के नागरिक पहले थे, अभी भी हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? वहां कौन सा पुतिन ने कब्जा किया हुआ है? संघर्ष कहां है? भारत पाकिस्तान लड़ रहे हो। अरे भारत पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान भारत में, इससे फर्क क्या पड़ता है? तुम वहां लोकतंत्र ला लो और जनमत के आधार पर नियम नीति निर्णय पारित करो। लड़ाई का संकट ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। किस मुद्दे पर लड़ोगे और कैसे लड़ोगे? अब किससे लड़ने जाओगे? जब सबसे वोटिंग करा के नियम बनाया है तो अब क्या दिक्कत है? लड़ेगा कौन? इसका मतलब अगर महालोकतंत्र लागू होता है, इसलिए महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकारी जो महालोकतंत्र है, 12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर, ये सत्यात्मक है। ये हर चीज को सर्वात्मक बना देता है। तो ये जो सत्यात्मक बात आएगी वो यूनिवर्सल हो जाएगी। तो इसलिए भारत राष्ट्र जिस दिन ये महालोकतंत्र लागू करेगा, ये यूनिवर्सलाइज हो जाएगा। सारी दुनिया के लोग इसे वेलकम करेंगे अपने आप। एक भी स्टेट में, एक भी कंट्री में कहीं भी आप इसे लागू कर दीजिए, छोटा से छोटा, इसे श्रीलंका स्वीकार कर ले, लागू कर ले, भूटान स्वीकार कर ले, लागू कर ले, नेपाल स्वीकार करके इसे लागू कर ले, महालोकतंत्र है। क्या
धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्व परस्परम। ये पारस्परिक सहमति पूर्वक आप अपने हिताधिकारों की रक्षा स्वयं करने लगते हैं जब, तो ये क्या कहलाता है? पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित शासन प्रणाली, ये महालोकतंत्र। अभी आपको तथाकथित लोकतंत्र जो है वो केवल एक नेता चुनने का अधिकार देता है, बाकी सारे अधिकार वो जो चुन जाता है नेता, वो सारे 12 मताधिकार पूरे अपने पास रख लेता है। अब वीटो पावर भी पूरे अपने पास रखता है, प्रशासन पर भी होल्ड कर लेता है और शासन की पूरी सत्ता पर होल्ड कर लेता है और अखंड प्रभुत्व तो स्थापित कर लेता है। अब बस फिर आपको मूर्ख बनाता है पूरे 5 साल, फिर 5 साल बाद फिर मूर्ख नए सिरे से बनाने आ जाता है, फिर कोई नया झूठ लेके आ जाता है, फिर आपको दारू पिलाता है, फिर आपको 1,000 रुपए बांट के चला जाता है, फिर आपको झूठ बोल के आपके मन को डाइवर्ट करके कि आपको मुसलमान मार डालेंगे इसलिए हिंदुओं को वोट दो, हिंदू मुसलमान बताएगा कि तुमको हिंदू मार डालेगा इसलिए उसको वोट दो, वो बचाएगा। और ना कोई किसी को मार डाल रहा, ना कोई किसी को बचा रहा, लेकिन इस तरह की बातें वो आपके मन में डर उत्पन्न करते हैं ताकि आप डर के मारे वोट दे सकें। कांग्रेस कहेगी कि भाजपा तुमको नष्ट कर देगी इसलिए उसको वोट दो, भाजपा कहेगी कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ ये तुमको नष्ट कर देगा इसलिए उसको वोट। वो एक दूसरे से डराएंगे और आपको मूर्ख बनाते रहेंगे लगातार। क्यों? महालोकतंत्र नहीं, प्रभु सत्ता उनके हाथ में आ गई। अब तुम प्रभु सत्ता लेना जनता के हाथ में न चली जाए। महालोकतंत्र कहता है सारी प्रभु सत्ता ही सार्वजनिक बना दो, तो नेता झूठ बोल के क्या करेगा? तुमको 1,000 रुपए पैसा क्यों रात को बांटने आएगा वोट खरीदने के लिए? वोट खरीदना क्यों चाहेगा तुम्हारा? वोट खरीद के राजा बन के प्रभुत्व तो उसके हाथ में नहीं आएगा क्योंकि पारित खारिज तुम्ही को करना है उसके बाद नियम नीति निर्णय, तो फिर तुमको खरीदेगा ही नहीं। वो कहेगा जब उसके हाथ में कोई पावर नहीं जाना है, वो तो एक मुनीम मात्र बन के रह जाएगा कि जाइए आप वहां पे नेता हैं, आप नीति बनाइए, आप वहां विधायक हैं, आप विधान बनाइए, विधान पूरे योग्यता दिखाइए, अपनी पूरा कौशल दिखाइए, आप न्यायाधीश से निर्णय दीजिए। बस पारित खारिज सार्वजनिक सहमति से होगा। तो जैसे ही ये सहमति मात्र इसमें लागू कर देने से सारी बदमाशी समाप्त हो जाती है। तो आप देखें अगर उस लेवल का नेतृत्व होने लगे, ज्ञानपूर्ण, ये चारों क्षमताएं विकसित होने लग जाएं, पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर भावनात्मक विकास, फिर चेतनात्मक विकास, ये चारों फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, यदि ये चारों क्यूज PQ, IQ, EQ, SQ, तो ये कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, 4 कर्म सफलतापूर्वक होने लगे। जैसे ही भावनात्मक विकास EQ डेवलपमेंट की शिक्षा प्रारंभ होगी, वो शिक्षा के बजाय वो संस्कारिता है, आचरण सिखाया जाता है कि सत्य के अनुकूल आचरण करो, सत्य के अनुकूल दूसरों के साथ व्यवहार करो, सत्य के अनुकूल सात्विक खान पान, वेशभूषा, बोली भाषा बनाओ, ताकि तुम्हारा व्यक्तित्व सात्विक हो जाए, तुम्हारे स्वभाव में सद्गुण आ जाए, सद्भाव जाग जाए। सद्ज्ञान जगाने के लिए IQ चाहिए और सद्भाव के द्वारा EQ विकसित हो जाता है। फिर इसके पश्चात जब आप के अंदर सत्कर्म करने की क्षमता, सद्ज्ञान पाने की क्षमता, सद्भाव धारण करने की क्षमता, ये सब विकसित हो जाता है, तो उसका प्रतिफलन ऑटोमेटिकली सद्विवेक की ओर जाता है। तो आपका ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास ही आपके चेतनात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त कर देता है। आपका स्पिरिचुअल केंद्र डेवलप होने लगता है, आत्म विवेक जागने लगता है, जो निष्पक्ष न्यायकारी होता है। आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वसापेक्ष रहती है, समदर्शी रहती है, उसका नेतृत्व बहुत सुंदर होता है, उसके द्वारा बनाया गया नियम नीति निर्णय बहुत पवित्र रहता है। तो जब आप इस पूरे न्यायशील सिस्टम को अडॉप्ट करते हो तो पूरा राष्ट्र धन्य हो जाता है।
और एक भी राष्ट्र कोई इस तरह का सुपात्र नेतृत्व प्राप्त कर ले जिसके पास ऐसा ज्ञान चक्षु हो, ज्ञान नेत्र हो, तो ऐसा विवेकशील जो ज्ञान नेत्र है ये निष्पक्ष न्यायकारी होता है। और ऐसे लोग यदि नेतृत्व में आने लग जाएं तो पूरा राष्ट्र सुंदर हो जाएगा और सभी प्रकार के युद्ध, तकलीफें, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, तबाही, बेघरी, बीमारी, ये सब खत्म हो जाएगा। सबको सुंदर जीवन मिल सकता है यदि तुम न्याय प्रिय बन सको। और एक न्यायशील पात्रतानुसार पद नियोजन की व्यवस्था अपना लो, तो चारों कर्मों को पात्रतानुसार करने लगो। कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व, ये चारों कर्म PQ, IQ, EQ, SQ से करने लगो। सभी कर्म सफल होने लगे। एक भी कोई कर्म प्रतिफल विहीन नहीं रह जाएगा। सर्वत्र सफलता ही सफलता आपके हाथ में होगी। क्यों? क्षमता से ही कर्म होता है। आपके भीतर अगर क्षमतानुसार पात्रता हो, पात्रतानुसार आपको कर्म पद संपदा धारण करने का अधिकार हो, तो सभी चीजें बड़ी सफलतापूर्वक आप करने लगेंगे। तो एक सुंदर युग आपका इंतजार कर रहा है, सुंदर जीवन इंतजार कर रहा है। यदि आप उचित रूप से जीवन धारा को प्रवाहित करें, सुंदर सामाजिक संरचना का निर्माण करें और एक समुन्नत न्याय संगत परिवेश दे सकें, तो जीवन अच्छा हो जाएगा। न्याय के बिना जीवन सुंदर नहीं बनाया जा सकता। जब तक आदमी न्यायशील व्यवस्था में जीने का अवसर नहीं पाता, तब तक वो अपनी मानवता को अर्जित नहीं कर सकता। न्याय मानवीय जीवन मूल्य है। न्याय का सिद्धांत, न्याय का समादर्श, ये बहुत ही जरूरी है किसी भी मानव समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। जब तक मानव समाज को उसका ये समादर्श प्राप्त नहीं होता, तब तक जीवन को समुन्नत नहीं बनाया जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक सुखी जीवन जिए, युद्ध मुक्त जीवन जिए, हम यूक्रेन और रसिया की तरह न लड़े, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुके, भारत नेपाल का तनाव रुके, भारत चीन का तनाव रुके, तो इस न्यायशीलता को स्वीकार करना होगा और पहले किसी एक देश को स्वीकार करना होगा। कोई भी एक देश, कोई भी एक प्रदेश और कोई भी एक ग्राम, यदि एक ग्राम पंचायत को भी आप न्यायशील ग्राम योजना के तहत विकसित कर लें तो सारी दुनिया के लोग वैसा जीवन जीना पसंद करेंगे। तो छोटी सी ग्राम योजना आप क्रियान्वित कर लीजिए, उसको देखिए, आप परम संतुष्ट होंगे। उस ग्राम योजना को ही महालोकतंत्र पर आधारित सार्वजनिक सहमति से ही उसके नियम नीति निर्णय तीनों पारित करो और चलाओ। कोई भी ग्राम व्यवस्था के कोई भी नियम नीति निर्णय पूरी जनता के सामने उसको रखो
और उससे पहले वोटिंग कराओ, वोटिंग में बहुमत से पारित या खारिज होने पर तदनुकूल ही आप उसे लागू करें। और आप उस पूरे ग्राम के परिवेश को देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। पंचायती राज विधेयक आया लेकिन वो गांव की स्वतंत्रता देने में सफल नहीं हुआ, सक्षम भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविजन न्याय संगत नहीं है। तो ग्राम स्वराज्य का जो गांधी जी का जो सपना था, वो जो उनका स्वप्न था, वो आज भी स्वप्न ही बना हुआ है, साकार नहीं हो पाया है। तो ग्राम स्वराज्य को यदि हम लोग कहीं क्रियान्वित करते हैं, और इसमें जहां कहीं कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, जो भी गांधी जी के इस ग्राम स्वराज्य को इंप्लीमेंट करना चाहें, उसे गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य हो, लेकिन वो होगा कैसा, ये गांधी जी की किसी पुस्तक में स्पष्ट नहीं है, और जो बातें कही भी गई हैं वो भी ज्यादा प्रभावी नहीं। उसके लिए आपको न्यायोचित व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। तो गांधीयन थ्योरी इसीलिए सक्सेस नहीं है क्योंकि वो पूरी न्याय के सिद्धांत को जानना और फिर उस पर आधारित पूरी व्यवस्था को देना, ये थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का विषय है। तो इस वजह से वो नहीं हो पाया, क्योंकि इसका क्रियान्वयन करके भी अभी लाभ नहीं होगा, लेकिन उस शब्द का क्रियान्वयन आवश्यक है। गांधी जी जो चाहते थे, वो ग्राम स्वराज्य चाहते थे, और ये स्वराज्यता महालोकतंत्र से आएगी, जहां जनता स्वयं शासन कर सके। तो ये जो स्वशासन प्रणाली है, एनडीएस का जो 53 नंबर प्रस्ताव है, ये पूरी स्वशासन प्रणाली स्थापित कर देता है, जिसमें अपना राज्य आप स्वयं चलाने लगते हैं जनता के रूप में। तो इसे पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बोलते हैं। तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट होगा, उस दिन ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसी को समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम लोग इसको समझने लगेंगे, ग्राम स्वराज्य आने लगेगा। तो जितने लोग भी उस ग्राम स्वराज्य को लाना चाहते हैं, गांधी जी की स्वराज्य नामक एक पुस्तक उपलब्ध है, लोग पढ़ लें, समझ लें उस स्वराज्य को कैसे लाया जा सकता है। भारत में पहले ये सब था ही, सतयुगीन व्यवस्था इसी स्वशासन प्रणाली पर आधारित थी कि जनता स्वयं अपना शासन कर सके। धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका, महाभारत का श्लोक। महाभारत जैसा एक व्यापक ग्रंथ है जो पीछे का उल्लेख कर रहा है। न वै राज्यम न राजासीन, पहले कोई ऐसा गुलाम बनाने वाला राजा नहीं होता था, भक्षक वाला सिंहनामा राजा नहीं होता था। फिर क्या था? न वै राज्यम, ऐसा राज्य भी नहीं था जो जनता को गुलाम बनाने की थ्योरी पर काम करता हो। न राजासीन, ऐसा कोई राजा भी नहीं था। न च दंडो, ऐसा कोई दंड विधान भी नहीं था। तो दंड विधान कहां से आ गया आपके देश में? जब यहां ये था ही नहीं तो कहां से ले आए? तो दंड विधान इसलिए सब समाप्त करना होगा, जेलें सब समाप्त करनी होगी। न च दंडो और न दांडिका, कोई दंडाधीश भी नहीं था, कोई दंड देने वाला भी नहीं था, न दंड विधान था न दंडदाता था। फिर क्या था? श्लोक का आधा भाग अगला कहता है था क्या? ये सब नहीं था तो क्या था? अगले अर्धांश में श्लोक कहता है धर्मेणैव प्रजा सर्वे, ये न्याय ही धर्म होता है, और न्याय धर्म पूर्वक सारी प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, पारस्परिक सहमति से अपने हिताधिकार स्वयं सुरक्षित कर लेते थे। अब देखें, बात स्पष्ट हुई।
इस ग्राम स्वराज्य को यदि आप लाएं और स्थापित करें, आप आश्चर्य करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। जितने लोग भी इस दुनिया में कोई सहमत हैं, वे लोग न्यायधर्म सभा से संपर्क कर सकते हैं। न्यायधर्म सभा एक राजनीतिक पार्टी से पहले 32 साल से सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करती आई। राजनीतिक दल के रूप में तो जब हमने देखा कि भाई ये राजनीतिक जो दल वर्तमान में चल रहे हैं बाहर तमाम, और हजारों की संख्या में है, चुनाव आयोग तो कहता है कि लगभग 2500 रजिस्टर्ड हैं। तो अब देखें, ये हजारों की संख्या में जो ये दल हैं, इनके होते हुए भी एक भी कोई न्याय संगत न बात बोलता न काम करता उस पर। तो फिर ये दल बनाए काहे के लिए? बना लिए राजा बनने के चक्कर में, जनता से राज छीनने के लिए, जनता का स्वराज कैसे छीन लें, इसके लिए ये सारे एकजुट एक्चुअली गिरोह हैं। स्वशासन को छीने कैसे? गांधी जी तो आजादी के बाद, गांधी जी जब ग्राम स्वराज की बात, तो आज तक स्वराज किया क्यों नहीं? स्वशासन प्रणाली लागू क्यों नहीं की कि जनता स्वयं अपना शासन कर सके? धर्मेण, और भारत की आत्मा ये चिल्ला रही है कि धर्मेण एवं प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। इसका मतलब पहले ये सब था, तो महाभारत कहता है जब पहले ये सब था तो फिर ये बीच में कैसे गड़बड़ हो गया? बीच में जो गड़बड़ी हो गई, फिर उसको ठीक करने के लिए राम ने कोशिश किया, फिर उसको ठीक करने के लिए कृष्ण ने कोशिश किया, फिर उसके बाद उसको फिर जो बचा खुचा था उसे ठीक करने के लिए चाणक्य ने कोशिश किया, फिर उस पर भी बात नहीं बनी, तो फिर उसको ठीक करने के लिए अब गांधी जी लोग बीच में ट्राई किए, फिर भी नहीं ठीक हुआ। दिख तो रहा नहीं कहीं, कहां है न्यायशीलता? तो इसको फिर से अब सुव्यवस्थित करने के लिए न्यायधर्म सभा काम कर रही है। फिर सब शिक्षित हो जाएंगे, सब समृद्ध हो जाएंगे, सबको शिक्षा मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको आवासीय सुविधाएं मिल जाएंगी, सबको संरक्षण मिल जाएगा, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय। यदि ये सारे संरक्षण सेवाएं सबको सुलभ हो जाएं तो कोई दुखी क्यों होगा? तो ये लोग जनता से ये सारे जनाधिकार छीनने के लिए ही गिरोह के रूप में कन्वर्टेड। अब इन गिरोहों से आपको निकलना होगा, और ये 99% जनता को फांसे हुए हैं। 4% को अपना चाटुकार जर खरीद गुलाम बनाए हुए हैं, उनको सबको ये पे करते हैं। अब ब्लैक मनी से इनको सबको पे किया जाता है, फिर उन्हीं के मार्फत से जनता को लालच बांटा जाता है। कहीं राजकोष का ही राशन बांट के इनको लुभा के ले लिया जाता है इनका वोट, कहीं पैसा बांट के, कहीं लड्डू बांट के, कहीं शराब पिला के, कहीं भय दिखा के, तो कहीं लालच भय, लालच भय, लालच भय, कहीं साम नीति, कहीं छल नीति, कहीं दंड नीति, कहीं दान नीति, कहीं भेद नीति। पंचकूट नीतियों के द्वारा ये आपका वोट हरण लगातार कर रहे हैं और आपके साथ न्याय नहीं करते हैं। एक नागरिक को शिक्षा देते हैं, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को रोजगार देते हैं, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को आवासीय सुविधा देते हैं, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को चिकित्सा सुरक्षा बीमा संरक्षण देते हैं, दूसरे को नहीं। इसी को अन्याय कहते हैं और ये लगातार कर रहे हैं। आज भी 1 से 5% आदमी को सारे जनाधिकार प्राप्त हैं, सारे मताधिकार प्राप्त हैं, सारा वीटो पावर प्राप्त है। बाकी लगभग 95 से 99% तक आदमी के हिताधिकार अधिकांश मात्रा में छीन लिए गए। तो ऐसी दशा में आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, समझदार बनने की आवश्यकता है और शिक्षित होने की आवश्यकता है, न्याय की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप जितने जानकार हो जाएंगे उतने जागरूक होंगे। सभी लोग इस पर समग्रता से विचार करें और अपने हिताधिकारों को
अपने स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करें। ये स्वशासनाधिकार ही आपको मिल जाए कि आप स्वयं शासन कर सकें, और इसमें सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित ये शासन हो, पब्लिक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो। इसके लिए न्याय सभा काम कर रही है, और इस पर हम लोग प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 9 के बीच में उपस्थित होते हैं। तो एक लाइव ये जो कार्यक्रम होता है ये चलता है, और हम लोग इस पर लगातार काम करते रहेंगे। तब तक ये सब चीजें चलाई जाती रहेंगी जब तक न्याय स्थापित नहीं हो जाता। तमाम हम दूसरे देश के सभी सभ्य नागरिकों से, सभी न्यायप्रिय नागरिकों से ये अपील करते हैं कि वे लोग इस कैंपेन को घर घर पहुंचाएं, इसे ज्वाइन करें, लोगों को ज्वाइन कराएं। इसका जो एनडीएस पार्टी का एक ऐप है ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करें, और ऐप स्टोर से उसको निकाल के अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके माध्यम से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, दूसरों को सदस्य बना सकते हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम आप संचालित करते रह सकते हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है, और आज सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद करते हुए अगले रविवार में पुनः सबको आमंत्रित करते हुए, आज का चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम दिया जाता है।